ओवरव्यू, कल रिकॉर्डिंग भी नहीं करी थी, है ना? तो ओवरव्यू, चलो ठीक है सुनो। क्लॉज हमने शुरू कर रखे हैं, क्लॉज 14 से कर रखे हैं टू क्लॉज 44, पुराने आईपीसी के मतलब सेक्शन 76 टू सेक्शन 106, जो कि कहता है जनरल एक्सेप्शंस। क्लॉज 14 हो चुका है। क्लॉज क्लॉज 15, क्लॉज 14 में क्या था? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब वो सेकंड पोर्शन में था, बाउंड बाय लॉ। इसमें बाउंड बाय लॉ था, कोई आदमी कोई भी अगर बाउंड बाय लॉ होता है और वो किसी का मर्डर भी कर देता है, पुलिस ने बोला कि शूट एंड साइड का ऑर्डर दे रखा है और मैं जान से मार देता हूं, तो मुझे प्रोटेक्शन है। कहां पे प्रोटेक्शन है मेरे को? क्लॉज 14 में। 15 में क्या है? किसको किसको प्रोटेक्शन दे रखी है? जज को। क्लॉज 16 में किसको है? जो उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। कौन? जल्लाद, है ना, जिसका एग्जीक्यूट कर रहा है ऑर्डर, उनको प्रोटेक्शन है। इसके अलावा 16 में क्या है? 17 में क्या है? क्लॉज 14 और क्लॉज 17 में साथ में पढ़े थे, अगर याद हो तो, है ना। मिस्टेक मतलब जो इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड इट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, ये आम आदमी के लिए था। अगर किसी आदमी को सामने रेप होते वो देख रहा है और वो उस आदमी को मार जान से मार देगा, तो उसको कहीं प्रोटेक्शन नहीं है, क्लॉज 17 प्रोटेक्शन है। उसको क्या बोल देगा कि ठीक है भाई, आपने जो जान से अगर मारा है तो आपने बचाने के लिए मारा है, तो अलाउड है, आपका मर्डर के लिए चार्ज नहीं करेंगे। क्लॉज 18 में, ये क्लास हमने बहुत डिटेल में बात कर दी, जो कि बात करता है एक्सीडेंट के बारे में। फॉर शॉर्ट 5 मिनट्स में रिवाइज कर लेते हैं। चेंज आया था इसमें, एक्सीडेंट में चेंज था, जज में चेंज था। क्लॉज 16 क्लॉज 15 में चेंज था। क्लॉज 15 क्या था? जज की प्रोटेक्शन थी। जज को, अगर जज ने कोई ऑर्डर साइन करे हैं तो जज क्या होता है, कौन से जज, जितने जज दुनिया भर में काम कर रहे हैं, देश में बहुत सारे जज हैं। एनसीएलटी है उसके भी जज हैं, सिविल जज भी है, क्रिमिनल जज भी हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के भी जज हैं। क्या सबको प्रोटेक्शन है? नहीं। हमने बात की थी कौन सेक्शन में जज का मतलब कहाँ लिखा हुआ है? टू क्लॉज 15 में, वही वाले जज करेंगे, ठीक है। इसमें चेंज है, चेंज मतलब आईपीसी 1860 जो है, उसके बाद जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें जो इलस्ट्रेशंस हैं वो बदल चुकी हैं, इलस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है पुराने वाले एक्ट की, ठीक है। दिख रहा है? हाँ ये वाला, ठीक है। पुराने कानून से नए कानून में आने के लिए टाइम लगेगा। अभी दिमाग पे या जुबान पे वही है 76, 77, 78, 79, 80, नए कानून में आने में मुझे टाइम लगेगा। तो मैं तो क्लॉज 14, 15, 16 याद करनी है, आसान है ना। एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम के लिए पढ़ के, एग्जाम में तुम कुछ ही लिख लो। एग्जाम में तुम प्रोविजन लिख के क्लॉज लिख दो या सेक्शन लिख दो, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सेक्शन लिख दो, तुम क्लॉज लिख दो। क्यों काटेंगे? काटेंगे नहीं, ऐसा सच वो क्यों नहीं काटेंगे पता है? पढ़ेंगे नहीं इतना। ये तो मुझे पता है कितना पढ़ते हैं वो ध्यान से, ये बताना पड़ेगा। तुम अब कितने 5th सेमेस्टर में आ गए, तुम अच्छे से पता है कि वो इतना ध्यान से नहीं पढ़ने वाले वो लोग, वो नॉर्मल लेंगे। तुम लोग अगर बहुत अच्छे लिख दोगे, बहुत अच्छे लिख दोगे, ध्यान देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पर अभी अगर क्लॉज लिखोगे, अगर दिमाग में क्लॉज आ रहा है तो बाद में लिख देना भारतीय न्याय संहिता। अगर सेक्शन याद है तो सेक्शन लिख देना आईपीसी, बस लिख देना, संहिता लगेगा। बात समझ में आ रही? अगर क्लॉज दिमाग में आ रहा है तो बात पर लिख दो साथ में कि भारतीय न्याय संहिता। अगर सेक्शन है तो ऐसा नहीं कि वो काट देगा, इतना पागल नहीं है वो, ठीक है। क्लॉज 18 क्या लिखा हुआ है? हर लैंग्वेज ये पढ़ते हम, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एक्सीडेंट, विच इज डन बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब हादसा, हादसा, हादसा मतलब एक्सीडेंट दो लोगों का हुआ, टायर उड़ता हुआ लग गया किसी तीसरे के, तो एक्सीडेंट दोनों का, और तीसरे का मिसफॉर्चून। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज,
अगर मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पता होता या मेरी इंटेंशन जान से मारने की होती तो एक्सेप्शन ही नहीं आता, एक्सेप्शन फॉलो ही नहीं करता। या मुझे ये नॉलेज होती कि भाई मेरा मेरा नॉर्मली रोज ब्रेक फेल होता है यार, अगर आज भी ब्रेक फेल हो गया, अगर मेरा आज भी मतलब मुझे ध्यान रखना चाहिए था इस बात का, अगर मेरा नॉर्मली ब्रेक हल्का चल रहा है तो कभी फेल हो सकता है, तो मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे नॉलेज होनी चाहिए थी कि अगर मेरे ब्रेक्स हल्के हैं तो मैं उसे या तो स्पीड रखूँ अपनी या फिर ब्रेक टाइट करवा के चलूँ। बात समझ में आ रही है? इज डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। लॉफुल मैनर का मतलब मैंने सामने देखा चोरी हो रही है, मेरे पास गन थी, मैंने गन निकाली, शूट कर दिया, क्या मेरा लॉफुल मीन्स है? लॉफुल मीन्स हो सकता है। क्यों? लाइसेंस तो गन का लाइसेंस है, मीन्स मतलब वो जरिया, वो वेपन कह लो। या फिर अगर वो गन अनलाइसेंस होती तो अनलॉफुल मीन्स होता। क्या मेरा मैनर लॉफुल है? नहीं, मेरा मैनर अनलॉफुल है। तो मुझे लग रहा है ना कि तरीका, वे तो लाठी उठा के मार देता, पीछे भाग लेता, और कुछ कर देता, ने गन उठा के जान से मार दिया, तो तेरा अनलॉफुल मैनर हो गया। तो अनलॉफुल मैनर होने की वजह से सेक्शन या फिर क्लॉज 17 में नहीं आ रही, 17 में 18 में नहीं आ रहे, और तुम्हें पकड़ा जाएगा। अगर तुम्हें जनरल एक्सेप्शन में फॉल करके तुम बच जाओगे। हर क्लाइंट ये कोशिश करेगा मेरा जो क्लाइंट है जिसने मर्डर किया है वो जनरल एक्सेप्शन में कहीं फॉल कर जाए तो हम बच जाएंगे, तो उसे ये सब प्रूव करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर गन अनलाइसेंस हुई, मान लिया हमने पढ़ा था कल, अगर गन अनलाइसेंस है, उसके बाद लाइसेंस नहीं है उसका, और उसके बाद उसने किसी को शूट कर दिया, ठीक है, और गलती से शूट कर दिया, मतलब इस मिस्टेक में कि वही क्रिमिनल है जिसके शूट एंड साइड का ऑर्डर निकला हुआ है, इस क्रिमिनल का शूट एंड साइड का ऑर्डर निकला हुआ है, इसलिए मैं इसको शूट कर देता हूं। वो बाउंड बाय लॉ था, हमने क्लॉज 14 पढ़ा था, ही सपोज्ड टू बी, उसे लगा कि वो बाउंड बाय लॉ है, तो उसने शूट कर दिया, तो उसको डिफेंस मिल जाएगा। इसको हम एक्सीडेंट मान सकते हैं। प्रॉपर किया क्वेश्चन क्यों नहीं है? प्रॉपर किया क्वेश्चन है। हमने मैं कहाँ पे चाह रहा हूँ ड्राफ्ट आईपीसी में मान लो गन अनलाइसेंस थी, मान लो गन अनलाइसेंस, तो क्या उसे पकड़ना चाहिए हमें? बच जाएगा। अनलाइसेंस है तो भी बच सकता है, क्योंकि अगर पुलिस वाला है, उसको मिस्टेक हुई, पुलिस वाले के पास गन नहीं थी, लाइसेंस गन थी उसके पास, लेकिन वो चली नहीं, या जो भी हुआ, उसने बगल बंदा था उसी गन निकाल ली, वो अनलाइसेंस थी, उसने मार दिया, अब तो एक्सीडेंट में आ ही नहीं रहा वो, अब तो एक्सीडेंट में आएगा ही नहीं, अनलॉफुल मीन्स हो गए। तो मैकॉले ने क्या बोला इस बात पे कि ड्राफ्ट आईपीसी में जाओ, उसने बोला है कि आपके गन लाइसेंस हो या अनलाइसेंस हो, एक बार को आपका हम छूट दे देंगे। क्यों? अब इसका एग्जांपल क्या जाता है कि देयर इज नो नेक्सस, कोई कनेक्शन नहीं है। मैं किसी के पिक पॉकेटिंग करने गया, किसी की चोरी करने गया, जेब में उसे गन निकली, मेरे चल गई, गलती से मेरे से चल गई, मेरे एक्सीडेंट लग गया, मैं एक्सीडेंट था, ये एक्सीडेंट था। मैं पिक पॉकेटिंग करने गया, मैं चोरी करने गया जेब में, उसके तो पर्स की बजाय वो गन निकल गई और गन चल गई मेरे से और वो मर गया। क्या मैं एक्सीडेंट का बेनिफिट ले सकता हूँ? क्यों? क्यों? इसके हिसाब से अगर जाएंगे तो अनलॉफुल मैनर नहीं हो गया। आप तो चोरी करने गए थे, लॉफुल मैनर थोड़ी था आपका, अब चोरी करने गए थे तो एक्सीडेंट लग रहा है नहीं। क्यों? बात कहां से निकल रही है? ये इसके हिसाब से नहीं निकल रही। एक हमने पढ़ी थी ड्राफ्ट आईपीसी का मतलब कि इस एक्सीडेंट को बनाने के पीछे क्या मंशा रही थी, वो उसने लिखी हुई है कि अगर आप जो चोरी करने जा रहे हो और मर्डर हो गया, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नेक्सस नहीं है, इससे आपको एक्सीडेंट क्लेम मिल सकता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलो, ए इज एट वर्क विद द हैचर, हैच मतलब कुलाड़ी, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाई, जो बगल में खड़ा हुआ था, उड़ती, वो काम कर रहा था, वो उड़ गई, खिलाड़ी का हत्था जो होता है, हत्था कह रहा हूँ, वो जो उसका हेड जो होता है वो ढीला था, वो उड़ गया, जिसके लग गया वो मर गया। हेयर इफ देयर इज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉजन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, वहीं ये एग्जाम्पल अगर हम ले लिया कि वहां बच्चे होते आसपास, किया था हमने, अगर बच्चे होते आसपास तो क्या क्या उसके लाभ मिलता है एक्सीडेंट का? नहीं मिलता उसे, क्योंकि जब आप बच्चे आसपास होते हैं तो आपका ड्यू केयर अटेंशन जो होता है वो बहुत हाई होना चाहिए।
आपको ये नहीं कि सर मैंने ध्यान रखा था, मैंने हथा चेक किया था, वो चेक किया मैं हो गया क्या, तो आप बच्चों को भगाया वहां से, आपने बैगेटिंग करी। बात समझ में आ रही है? तो आपका ड्यू केयर और अटेंशन जो है वो हाई होता है। ऐसे जजेस जो होते हैं उनका ड्यू केयर और अटेंशन बहुत ज्यादा हाई मानते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, अटमोस्ट, अटमोस्ट केयर एंड अटेंशन। बात क्लियर हुई? क्लॉज 18 क्लियर हो गया? चलो 19 में करा था हमने, मेंसरिया था। इसमें इसमें हर सेक्शन, हर क्लॉज आईपीसी का अपना खुद का मेंसरिया बताता है। क्या मेंसरिया, इसमें क्या मेंसरिया हो गया, केयर एंड अटेंशन, या फिर नॉलेज भी कह सकते हो उसमें, है ना। क्रिमिनल इंटेंशन साफ साफ लिखा हुआ है, ये सब इसके मेंसरिया हो गए। बात समझ में आ गई? ये प्रूव कर रहे हैं कि आपका मेंसरिया है। अगर ये सब नहीं है तो ठीक है, अगर ये सब है तो आपका मेंसरिया है, हम मान लेंगे। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, क्लॉज 19 में करा था, नथिंग इज एन ऑफेंस। हर क्लॉज ऐसे स्टार्ट हो रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस कैसे हो रहा है, बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट। कल करा था हमने, ये नहीं करा था ना? हाँ वही मैं कहूँ, 19 तो बहुत बड़ा है, कल कैसे कर लिया हमने, अब करना है। चलो और बस क्लॉज 18 करा था हमने, बस सिर्फ क्लॉज 18 करा था। क्लॉज तो बस 18 तो करा था, हो तो गया रिवाइज 1 सेकंड में। हाँ चलो क्लॉज 19 पढ़ते हैं पहले एक बारी। पहले उससे पहले सवाल, वही वाला सवाल कि एक आदमी है, बस ड्राइव कर रहा है, बस ड्राइवर है, बच्चों को स्कूल लेके जा रहा है, और रास्ते में उसके ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक फेल हो गए। अब उसके पास दो ऑप्शन है कि एक तो या तो वो लेफ्ट में ले जिसमें ऑलरेडी एक बस आ रही है, वही बच्चों की बस आ रही है, स्कूल बस से भरी हुई है वो वाली, और दूसरा ऑप्शन है जिसमें एक ओल्ड कपल है, ओल्ड कपल है। उसके बाद दो ही ऑप्शन है, क्या करना चाहिए उसको? ओल्ड कपल, कपल कल को आते आज निकल रहे हैं, जय श्री राम, है ना। सही बात है, कर दो काम, है ना। बस सही बात है, सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम चाह रहे हो, तुम्हारी इंटेंशन दिख रही है इसमें, इंटेंशन नहीं दिखानी है, बोनाफाइड रहना है, एक्सेप्शन नहीं मिलेगा वरना। बात समझ में आ रही है? चाहता नहीं था लेकिन ऑप्शन नहीं था। आइए पाइए बंदे, है ना। कुल मिला के ये कहाँ फॉल कर रहा है, अगर उसने ऐसा कर दिया तो अब तक हम जो क्लॉज पढ़े हैं, क्लॉज 14, 15, 16, 17, 18, इनमें कहाँ फॉल कर रहा है, ये कहाँ फॉल कर रहा है? क्लॉज 14 पढ़ा है, 15 पढ़ा है, हमें डिफेंस तो मिलना चाहिए, ये तो हमें समझ में आ रहा है, अल्लाह कर रहा है हमें, तो कहाँ मिलना चाहिए हमें फिर? इंटेंशन क्यों नहीं था जान से मारने का इंटेंशन था, बुड्ढे बुड्ढे मर जाए इससे, तो इंटेंशन तो था। मैं जहां से मुझे पता मैं मारूंगा, मुझे नॉलेज भी थी कि मैंने यहाँ को ले लिया, दोनों निबट जाएंगे भाई साहब। गुड फेथ कहाँ आ गया? नहीं नहीं, दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन दो ही है, चूज एक करना है, ठीक है ना। माँ अच्छे लगते हैं, बाप अच्छे लगते हैं, ये नहीं दोनों अच्छे लगते हैं, एक चूज करना पड़ेगा। कहाँ आ रहा, कहीं फॉल नहीं कर रहा, वो फॉल कर रहा हमारी क्लॉज 19 में। नहीं नहीं, हमें से मतलब कहीं भी फॉल नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें जो लगता है कि ये तो बहुत गलत बात हो रही है, मैं कॉलेज को पता है उसको, उसने कहीं डाल रखा है उसका प्रोविजन। बात समझ में आ रही है? चलो, नथिंग इज एन ऑफेंस जिसे बोलते हैं, जिसे हम कह देते हैं लॉ ऑफ नेसेसिटी। तो जरूरत थी इसकी, तो जरूरत थी, क्या करता मैं, अब वो बच्चे मार देता, फॉर अ बेटर कॉज, फॉर अ बेटर कॉज। कोर्ट में ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, वो बुढ़े बुढ़िया हटा दो, अपने एक्स को रखो, अब इमेजिन करो, कहता सर अब तो बस भी हटा दो मैं तरफ से। अब तो अगर बस भी ना हो तो भी हमें वहीं जाना है, आप समझो। बात समझ में आ रही है? ऑब्वियसली गुड फेथ नहीं था, तो कहने का मैं कल ये बात समझ गया था, कहने में पता कि लिखी होगी उसने ये बात। आओ पढ़ते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय द रीजन, सिर्फ इस वजह से, मेयरली बाय सिर्फ इस वजह से वो किया गया, इज बीइंग डन विद द नॉलेज, खाली नॉलेज थी
उसने कर दिया खाली इस वजह से दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। उसको पता था कि नो हार्म तो होगा। इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी उसकी, नहीं, नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। उसको नॉलेज थी कि मार तो दूंगा, इंटेंशन नहीं थी। दूसरे वाले एग्जाम में तुम्हारी इंटेंशन थी। पहले वाले में नॉलेज थी बुढ़िया बुढ़िया को लेकर, दूसरे वाले में इंटेंशन थी, तो पहले वाले में तुम बच जाओगे, दूसरे वाले में फंस जाओगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आगे, टू कॉज हार्म विदाउट इंटेंशन लिखा हुआ है। एंड इन सेक्शन बताओ इसका, या क्लॉज बताओ, क्लॉज बताओ। टू क्लॉज 10, क्लॉज 210, ठीक है। प्रॉपर केयर एंड कॉजन, तो ऑप्शन ही नहीं था। मैंने पूरी कोशिश कर ली, ब्रेक लगा लिया, 50 बोल दिया, या तो ऑप्शन में कूद जाऊं, मरन दो सारे बच्चों को। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन ही नहीं था। अब कोर्ट ने प्रूव करना कि ऑप्शन ही नहीं था, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग बच जाते हैं इससे और फंस भी जाते हैं। हाँ, क्या बुड्ढे को मार के क्या रोके ही नहीं बस। हाँ मतलब ठीक है, बस जितना मैंने कहा उतना एग्जाम्पल लो। रुकी ने बस, उसके बाद एक और बस सामने आ गई, पता लगे कि वो वाली बस जो वहां से आ रही थी वो 2 मुड़ गई। वो भी कह रही थी कि बुड्ढे बुढ़िया मर जाए, इससे तो मैं भी जा रही थी, दोनों बुड्ढे बुढ़िया मर गई, बस भी चली गई, मैं भी मर गया, दोनों मर गए। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, ये तो एग्जाम्पल ही नहीं बना। फिर हमें सेक्शन समझना है। फॉर द पर्पज ऑफ, अब वो क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा है, मैं कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म, बचाना, टू सेव, ठीक है। क्या प्रिवेंट कर रहा है वो? 2 चीजें, या तो प्रॉपर्टी सेव करने के लिए या पर्सन सेव करने के लिए। आपको कोई बड़ा हार्म करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी है, कैसे, एक घर है, 3 घर हैं, चिपके हुए हैं आपस में, दीवार लगा रखी है अगलों ने, हवा भी नहीं छोड़ रखी बीच में, एक में लग गई आग, तीसरे को बचाना है, दूसरा बुलडोजर से गिरा दिया। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो आ गए नेसेसिटी में, प्रॉपर्टी बचाई हमने, वहां जान बचाई, यहाँ प्रॉपर्टी बचाई, कर सकते हैं ऐसा, तोड़वा दिया। भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ऐसे सोचते हो कि अच्छा चलो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, घर तोड़ा देंगे, बीच में आग लगा के इसमें लगा देंगे, इस तोड़ देंगे, चलो मकसद तोड़ना बीच वाला है, लेफ्ट हैंड में आगे हल्की आग लगा के तोड़ देंगे, बच जाएंगे हम, एक्सेप्शन में आ जाएंगे। तो मैं तो ऐसा लगता है मेरे को, तुम्हारा तुम्हारा चल रहा है कि तहस नहस ही करना है, उसलिए लोग समझ रहे हैं ताकि क्राइम कैसे कर पाए। कल कल नहीं तुम जब, हाँ जब ये पूछ रहे थे कि भाई वो जल्लाद के लिए क्या फॉर्म निकलते हैं क्या, हाँ जल्लाद के लिए फॉर्म निकाल रहा था किसी से जल्लाद के लिए अप्लाई करना है इसे, मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। तुम देखो मुझे बताओ, चलो वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। ये समझ में आया? प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी बचानी है मुझे। मान लो ए बी सी 3 प्रॉपर्टी चिपके हुए घर है, बिल्कुल दीवार से दीवार लगे हुए हैं। अब एक घर ए में आग लग गई, अब सी में बचानी है, मैं आगे आग फैलने वाली है, तो काम करो बीच में तोड़ दो घर को, ऑप्शन ही नहीं है। इतने एम्बुलेंस आएगी तो 3 भूख जाएंगे। खर्चा बचा, खर्चा बचा बात की बात है, वो अलग चीज है, वो गवर्नमेंट देखे कोई करे अलग चीज है, लेकिन जिसने तोड़ा है, अगर हम मैं तोड़ दिया वो घर तो मुझे पे लगेगा अप्लाई नहीं होगा ये, ठीक है। तुम जेब में बम लिए घूमते हो, तुमने लगा दिए बम, 2 मिनट में फट गए, ठीक है ना। बस बस, चलो अब क्लॉज 19 के बारे में थोड़ी सी बातें लिख लो। अरे फैल क्यों जाते हो? क्लॉज 19 के बारे में, क्लॉज 19 या फिर सेक्शन 81 आईपीसी का लिखो, लॉ हैज टू बी ब्रेकन, लॉ हैज टू बी ब्रोकन टू अचीव, टू अचीव अ ग्रेटर गुड, टू अचीव अ ग्रेटर गुड। अब एक बारी क्लॉज 18
और क्लॉज 19 में डिफरेंस बताओ मेरे को हल्का हल्का। क्लॉज 18 क्या था, एक्सीडेंट, और क्लॉज 19 जो था उसे बोलते हम इन एविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट बोलते हैं इसको। तो अगर कोई पूछे कि इनएविटेबल एक्सीडेंट कहाँ डिफाइन है, तो क्लॉज 19 में। ठीक है, खाली एक्सीडेंट इज क्लॉज 18। समझ में आ रही बात? चलो अगला लिखो, क्लॉज 18 और क्लॉज 19 का। क्लॉज 18 में मैंने, मेरे से जो काम हो गया, गलती से हो गया या जो एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया, उसमें मेरी क्रिमिनल इंटेंशन तो नहीं थी, मेरी क्रिमिनल नॉलेज तो नहीं थी, बट रादर क्रिमिनल नॉलेज तो नहीं थी, नॉलेज वाज नॉट देयर। तो अपने क्लाइंट को तुम्हें कहाँ फॉल करना है, तुम अपने हिसाब से देखो। तुम्हें लग रहा है कि भाई क्रिमिनल नॉलेज तो प्रूव हो रही है इसमें, क्रिमिनल नॉलेज तो कहीं से कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा क्लाइंट बच जाए क्रिमिनल नॉलेज से। अगर क्रिमिनल नॉलेज प्रूव हो रही है तो क्लॉज 18 में तुम डाल नहीं सकते उसे, जा सकता है। समझ में आ रही है? तो केस टू केस, मैटर टू मैटर डिपेंड करता है कि तुम्हारा केस कितना स्ट्रांग है, तुम्हारे केस में क्या बेनिफिट्स हैं, और तुम उसको उसका उठा के कौन से क्लॉज में जीत सकते हो, जा सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्रिमिनल नॉलेज वाज नॉट देयर, क्लॉज 19 में क्या है, क्रिमिनल नॉलेज वाज देयर। उसे पता था कि मैंने इस तरफ गाड़ी मोड़ी, बस मोड़ी, तो ये दो प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब दो लीगल मैक्सिम लिख लो, एग्जाम्स के लिए भी आते हैं। अरे अरे मयंक, नॉन हैबिट लेगम, ठीक है, ये एक लीगल मैक्सिम है। इसका मतलब है कोड QUOD, कोड नेसेसिटेस नॉन हैबिट लेगम। ठीक है, इसका मतलब है नेसेसिटी अंडरस्टैंड्स नो लॉ। ठीक है, मुझे याद नहीं है, पता नहीं किसके बैच में मैंने बोला था, और उसने एग्जाम्पल दे दिया मेरे को, यार ऑनलाइन में किसी को बोला था मैंने, कहता सर ये नेसेसिटी गर्लफ्रेंड ऐसी क्यों लग रही है, नेसेसिटी अंडरस्टैंड नो लॉ, कानून वानून कुछ नहीं होता इसमें, नेसेसिटी है तो है, बात ही खत्म हो गई। सही कह रहा था, सही कह रहा था, नेसेसिटी तो सही कह रहा है यार, ये तो ऐसी लग रही है, ये कोई अंडरस्टैंड नथिंग, कोई कानून कानून नहीं होता नेसेसिटी के सामने, नेसेसिटी है तो है ना, ये बहुत बढ़िया। चलो एक और लिखो, दूसरा लिखो, नेसेसिटेस विंसेट लेगम। इसका क्या मतलब हुआ, नेसेसिटी ओवरकम्स द लॉ, नेसेसिटी ओवरकम्स द लॉ। ठीक है, ओवरकम मतलब तोड़ना, नेसेसिटी ज्यादा जरूरी है कंपेयर, हर जगह कानून काम आता है, क्या आपको जान से नहीं मारना, डायरेक्टली क्या बोलो यशवंत में, नथिंग इज एब्सोल्यूट। ठीक है, ठीक है, चलो हाँ दोनों अलग अलग है। मैक्सिमा, नेसेसिटी विंसेंट लेगम का मतलब है नेसेसिटी ओवरकम द लॉ, लॉ से ऊपर जाके हम लॉ नेसेसिटी समझते हैं, यहाँ नेसेसिटी थी, लॉ कुछ और कहता था, फिर भी नेसेसिटी थी, इससे हमने वो काम कांड करना पड़ गया। ठीक है, चलो अब एक सवाल, हाँ अभी ढूंढ लिए, वो आगे अभी करेंगे। ठीक है, मान लो वो जो बस ड्राइव कर रहे थे,
वो थोड़ी दूर पे थी, वो थोड़ी दूरी पे थी, उसके पास थोड़ा बहुत टाइम था, इसके बाद एम्पल नंबर ऑफ टाइम था कि वो कुछ कर सकता है या कुछ तीसरा रास्ता निकाल सकता है, उसके बाद भी उसने ये काम किया, तो गलत हो जाएगा। यार मैं नहीं, जवाब बहुत सही दिया है। लापरवाही, जिसे क्या बोलते हैं हम, नेग्लिजेंस। कहाँ पे है ये, क्लॉज 104 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में, और आईपीसी में 304 ए में। तो नेग्लिजेंस और एक्सीडेंट विद इंटेंशन, विद नॉलेज, दोनों में बहुत कम फर्क है। बस उन्हें ऑन द स्पॉट देखना कि उसके पास क्या क्या ऑप्शन थे। अगर ऑप्शन ज़्यादा थे तो नेग्लिजेंस में आ जाएगा, अगर ऑप्शन नहीं थे ही 2 ऑप्शन, तो वो आ जाएगा क्लॉज 19 में। बात समझ में आ रही है? तो केस टू केस देखना पड़ेगा कि नेग्लिजेंस कहाँ फॉल कर रहा है और एक्सीडेंट विद क्रिमिनल नॉलेज कहाँ फॉल कर रहा है। हर जगह तो बंदा बड़ा डिफेंस लेते रहेगा बड़े आराम से। बात समझ में आई? इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन से। ये मैं कॉल लिखी अपनी एक्सप्लेनेशन में, अच्छी बात लिखी है, देखो। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेबल वाज सच नेचर, इस नेचर का था, और सो एमिनेंट। जो वर्ड है ना एमिनेंट, मतलब ऑन द स्पॉट। कोई और दूसरा ऑप्शन, इतना इमिनेंट, इतना अचानक से था, सडनली, मतलब सडनली इतना सडन था वो कि ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। कि उसने एक्सप्रेस में डाला है, एक्सप्लेन किया है, इसीलिए कि आप इस क्लॉज को इतना हल्के में मत लो कि आप कोर्ट में खड़े होकर प्रूव कर लो कि मैंने ऐसी थी। ऐसा बड़ा आसान है। अगर कोई बंदा का मुझे रोज का रूट पता कि यहाँ जाता है या जाती है, वहां से कोई बस भेज दूंगा मैं आराम से, कि उससे बस ले आ, तो प्रूव कर दूंगा, हो गया आसान से। इमिनेंट में फंस जाएगा वो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म। भाई इमिनेंट था वो, इसीलिए उसने अलग से लिखी है ये बात। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलो इसका बढ़ते इलस्ट्रेशन। किसी भी केस में कहीं ना कहीं वो चीज, या तो कह लो कि उसका एक्शन कह लो, या विटनेस के जो एक्यूज है, जिसपे आरोप लगे हैं, उसकी भाषा समझ में आएगा कि एमिनेंट था कि नहीं था। कोई ऐसा एकदम से बोलता कि कोई लॉ है एमिनेंट का, भी कोई एमिनेंट का लॉ नहीं है, वो केस टू केस में करते थे, लिखा हुआ है इसलिए मैटर ऑफ फैक्ट है। उसने क्या लिखा है, मैटर ऑफ फैक्ट है, मैटर ऑफ लॉ नहीं है। कानून नहीं बोलता एमिनेंट के बारे में, ऑटोमेटिकली देखना पड़ता है केस टू केस। बात समझ में आई? ए अ कैप्टन ऑफ वेसल, मतलब शिप, ठीक है। ए अ कैप्टन ऑफ वेसल सडनली, इससे क्या दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि एमिनेंट तो था, इसके एग्जाम्पल दिख रहा है, एमिनेंट तो था सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट फाइंड्स हिमसेल्फ इन सच अ पोजीशन दैट बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल, इससे पहले वो रोके, ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन अ बोट बी, उससे टकरा जाएगी अगर उसने ये काम नहीं करा तो, with 20 or 30 passengers on the board unless he changes the course of his vessel। अपना डायरेक्शन बदल सकता है उस पर, ठीक है। अगर उसने नहीं बदला तो 20-30 लोगों से भरी वेसल से वो टकरा जाएगी और वो डूब जाएगा। एंड दैट बाय चेंजिंग हिज कोर्स ही मस्ट इनकर रिस्क ऑफ रनिंग डाउन बोट सी, और उसने चेंज करा तो बोट सी में टकरा जाएगा विद ओनली 2 पैसेंजर, इसमें खुद लोग 2 लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? विच ही मे पॉसिबली क्लियर हेयर इफ ए ऑल्टर्स हिज कोर्स। अब इस केस में अगर वो अपना रास्ता बदलता है, किस तरफ जा रहा है, उसी की तरफ जा रहा है, अगर वो सीधे जाता है, इफ ए ऑल्टर्स हिज कोर्स विदाउट एनी इंटेंशन टू रन डाउन द बोट सी एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग द डेंजर द पैसेंजर इन द बोट बी, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दो ही मे रन डाउन द बोट सी बाय डूइंग एन एक्ट, जो भी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? देखिए एक तो मुझे इस एग्जाम्पल में ये समझ में नहीं आया कि बोट में एकदम सडनली कैसे आ गई, अंदर से आ गई क्या? पानी में बंदा बैठा हो तो दूर दूर तक दिखता है यार। बात समझ में आ रही है? हालांकि ये बात मुझे समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल के लिए है ये चीज।
पानी में कोई कैसे पकड़ हो सकती है, दूर से दिख जाती है पानी में तो साफ साफ दिखता रास्ता। बात समझ में आ रही है? एनीवेज, कमियां हैं भाई, लॉ में भी है। क्या? ये तो हो गया, दो देखे थे हमने कि अगर किसी प्रॉपर्टी को बचाना है, किसको बचाना है, अगर किसी बना रहे प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को बचाने के लिए तुम कोई बड़ा हार्म करते हो तो पहला एग्जाम्पल कौन सा हो गया, पर्सन का, दूसरा है प्रॉपर्टी का। ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेस, घर तोड़ देता है वो, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लेग्रेशन, आग बचाने के लिए, फ्रॉम स्प्रेडिंग, ही डज दिस विद द इंटेंशन करता है वो, इन अ गुड फेथ फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी, here it is if it is found that harm to be prevented was such a nature that so eminent, अगर उसके पास ऑप्शन था कि वो पुलिस की एम्बुलेंस बुलाती है, एम्बुलेंस वेट करती, पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, वो पानी खोल ही रहा अपना, इनने घर ढा दिया। बात समझ में आई? तो यहाँ एमिनेंट तो नहीं है, मामला खराब हो जाएगा। ऐसे फंस जाते हैं लोग, फंस जाते हैं, इसलिए लोग काम नहीं करते। कहता मैं यहाँ घर ढाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, एम्बुलेंस से बोला मैं आ रही हूँ, इतने में तो अब 10 मिनट में आ गई। 10 मिनट मैंने खाली बम लगाई थे ढहाने के लिए, मैंने ढाया, एम्बुलेंस बगल में खड़ी थी, मामला फंस गया। मैं तो लोग फंसते भी हैं, ऐसे फंस भी जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है डिफेंस में फॉल करना और एक्सेप्शन में फॉल करना और बच जाना, मुश्किल तो है। ठीक है वो तुम देखो। चलो, इसके अलावा कुछ बचा हुआ है इसमें? बचा हुआ, लेकिन उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, दो चीज़ें बची हुई हैं, याद दिला देना मेरे को, दो चीज़ें बची हुई है। ठीक है, चलो। और वो ज़्यादा डीप चला जाएगा ना, वो ज़्यादा डीप चला जाएगा, उतना डीप जाएंगे तो फिर दिमाग से चीज़ें खाली होने लगेंगी, भूल लेंगे। ठीक है, क्लॉज 20 में आओ। ये बढ़िया क्लॉज लगता है मेरे को, बढ़िया क्लॉज है, सबसे ईजी है, कुछ सोचना ही नहीं है। मैकॉले से ये बहुत कम उम्मीद लगाई जाती है कि वो कोई बात सीधी बोल दे, साफ बोल दे और एब्सोल्यूट बोल दे। ये एब्सोल्यूट बोल दी उसने क्लॉज 20 में। कहता भाई बात सुनो, बच्चे की एज कितनी है? 7 साल तक का है, ठीक है, माफ, ये बात ही खत्म हो गई। यही लिखा उसने, नथिंग इज विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं। 7 साल का बच्चा क्राइम कर ही नहीं सकता, ऑफेंस कर ही नहीं सकता उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं कर सकता। बहुत कुछ हो रहा है, 7 साल का ही तो, 7 साल का बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हो तुम? करवा सकते हैं तो उसको, वो जो जिसने करवाया वो अबेटमेंट में आ जाएगा। अगर तुमने गन पकड़ा दी कि तू चला दे, तू चला दी, तो तुम फंस जाओगे अबेटमेंट में, तो तुम आ सकते हो नेग्लिजेंस में। बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं, तो बच जाएगा, तो बच सकते हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर कोई है, वो गन रखेगा ना अपने घर में। इल्ली बात खत्म हो गई, इल्ली इसलिए तुम्हें पढ़ाते हो सोचना पड़ता है, तुम्हें पता ना, तुम्हारा दिमाग चलता है ऐसी है कि बचे कैसे, ये बताओ, इसका इस्तेमाल करके हम खून कैसे कर पाएंगे, जान से कैसे मारे हम किसी को और बच भी जाए। तो मैकॉले ने बोला कि अगर 7 साल का है, अब सुनो, हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में नॉर्मली क्या मानते हैं हम कि कितने साल का बच्चा कोई ऑफेंस नहीं कर सकता? आईपीसी में तो इतना हो गया, हम मानते हैं 18 साल तक। ठीक है, कहाँ पे आ रहा है ये? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जुवेनाइल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वो क्या बोलता है, क्या बोलता है कि 18 साल का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसे सेशन कोर्ट वगैरह में या नॉर्मल ट्रायल में वहाँ मत पेश करो, इसके लिए अलग कोर्ट बना रख के वहाँ उसका ट्रायल करो और उसके बाल सुधार गृह भेज दो। 2 साल की है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2006 में चेंज हुआ है, 2016 में चेंज हुआ, सॉरी। वो कांड हुआ था, कौन सा कांड हुआ था? निर्भया, निर्भया कांड हुआ था, तो उसमें चेंज किया गया लॉ 2000 का। उन्होंने कहा कि अगर कुछ हीनियस क्राइम है, जैसे एसिड अटैक हो गया, रेप हो गई, उसमें 16 साल भी मानेंगे हम कि वो मेजर है।
अगर वो 16 का भी तो इमेज मानेंगे उसको हम। उसके ट्रायल सेशन कोड वगैरह में ही होगा, कहीं सीधा नहीं है तो नहीं मानेंगे। लेकिन आईपी नहीं पकड़ सकते उसे हम, उसका ट्रायल आईपी सेशन कोड वगैरह से भी नहीं होगा, बात अलग है। लेकिन उसे वहां तो पकड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? उसका ट्रायल कैसे होगा वो अलग चीज है, अलग मैटर है। बात समझ में आ रही है? मैं कॉल क्या मान रहा है कि 12 साल तक बच्चा है। 12 कहाँ से आ रहा है? अगला सेक्शन देख लो, क्लॉज देख लो। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12। तो 7 से कम, 7 साल से, 7 साल से कम, और 12 से ज्यादा, 12 तक, यही है ना? अंडर 12 नहीं, 7 से, हाँ 7 से ज्यादा 12 से कम, ठीक है ना? 7 से ज्यादा और 12 से कम। एज क्लॉज 21। उसने क्या बोला है? जिसको अब सुन लो, ये जरूरी सेक्शन है, क्लॉज है। हु हैज नॉट अटेन सफिशिएंट मैच्योरिटी। अब 12 साल के बच्चे को भी कई बार, या 11 साल के बच्चे को भी मैच्योरिटी आ जाती है उसमें, इतनी अकल तो आ जाती है। किसके हिसाब से? मैकॉले के हिसाब से, कि बच्चा नहीं है। 7 साल तो उसने लिखा ही नहीं है वहां पे, तो अटेन सफिशिएंट मैच्योरिटी। 7 साल में तो आ ही नहीं सकती मैच्योरिटी इतनी, 7 साल के बच्चे में मैच्योरिटी आ ही नहीं सकती। बात समझ में आई? अब मैच्योरिटी का क्या लेवल कह सकते हैं हम, कब मैच्योरिटी आ गई? क्लास के टॉपर है कोई, शुरू टॉप करता आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्या नाम है उसका, कौटिल्य। देखा टीवी में कौटिल्य आता है ना? वो क्या नाम है उसका, गंजा सा बच्चा, वो हर कुछ ही पूछो, कुछ ही पूछ लो, उसने सारा सारा ज्ञान है उसे, है ना? उसको उसके मामले मान लो वो 10 साल का है, 11 साल का है मात्र। क्या वो अगर उसने ऑफेंस कर दिया तो हम मानेंगे नहीं ऑफेंस किया उसने? तो ध्यान से देखो तुम, लगता है बतेरिया कल इसके अंदर तो यार, कपिल शर्मा शो में भी आया और सब में अकल लगा रखी है उसके अंदर तो उसे मान लेंगे हम कि उसने उसमें सफिशिएंट अटेन ऑफ मैच्योरिटी आ गई है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये केस टू केस डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, मान लो, मान लो एक है टॉपर, कॉटी टाइप इंसान, कोई कॉटी टाइप बच्चा ही है, 11 साल का, ठीक है? उसमें इतनी अच्छी औरत में दिख रही अकल है, लेकिन जब वो उस वक्त इंसिडेंस हुआ, तब उस वक्त वो खून कर रहा था या जो भी कर रहा था, उस वक्त वो घबरा रहा था, वो घबरा गया, उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। अब मानेंगे? क्यों मना कर रहा है वो? मैं कॉल मना कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसने लिखा हुआ है फॉर अंडरस्टैंडिंग और जज क्या, द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। हो सकता है वो टॉपर जिंदगी भर, लेकिन उस वक्त अगर वो उस वक्त उसका काम नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हम छोड़ देंगे उसको। बात समझ में आई? अब वो तो मैटर ऑफ फैक्ट है, वो तो प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। ये तो मेरा ये वकील करेगा, लॉ बनने के बाद तो फायदा क्या है? सही कह रहा है, ठीक है। नहीं तुम तो जल्लाद में होंगे ना, तुम तो चलो क्या, एक केस हुआ था असल में कौन सा? पैरट हाउस क्राइम करता है, हो सकता है। चलो, चलो अब एक केस लिखो। एक सवाल, पहले एक सवाल लिखो। क्वेश्चन है, एक 10 साल की बच्ची, राजस्थान साइड लगा लो, जिसका हो गया शादी, हो जाती है उस टाइम पे, पहले टाइम में हो जाया करती थी। उसका पति, उसका ससुर उसको करते थे प्रताड़ित, क्रुएल्टी है जो भी कह लो। एक दिन उसका हो गया दिमाग खराब, रात को उठी, चाकू निकाला, दे दिया, ठीक है? दे दिया। कहाँ दे दिया? पति को। पति को किसके लिए? पति के, पति के मार दिया, पति के मार दिया। किचन में अरे रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। किचन में गई, सुनो समझो, किचन में गई, साफ किया, धोया, वापस आके सो गई। सुबह उठे, सब लोग हाय रे हाय क्या हो गया, सब रो रहे, वो भी साथ में रो रही है, हाय रे हाय मैं तो विधवा हो गई, ये हो गई, ये जो भी हो गया, रो रही। क्या कहो, क्या बोलोगे, क्या मानोगे?
क्या मानोगे? बात समझ में आ गई? घबराहट तो नहीं है, दाव दिख रहा है? समझ में आ रही है कि मुझे जान से मारना है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? 10 साल की है तो डिफेंस ही मिलेगा उसे। केस का नाम लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और 50 बार कई जगह पूछा जा चुका है। उल्ला महापात्रा, ULLA। 21 में, 21 में, 21 पढ़ने वाला है। 20 पे क्या पढ़ने वाला है? उल्ला, ULLA। महापात्रा, महापात्रा वर्सेस एम्परर 1950। एम्परर, किंग, क्वीन, ये सब जो होता है ना, ये अंग्रेजों के टाइम पे इस्तेमाल करते थे। नाम लेते रहे उनका एम्परर वगैरह का। वर्सी स्टेट हो ना, वर्सी स्टेट, वर्सी स्टेट वो एम्परर है। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2। एक भाई है, 3 भाई हैं। एक सबसे छोटा भाई है 11 साल का। वो अपने बड़े भाई के साथ गया। उन्होंने कहा कि जान से मार के आना इसको, चल। दोनों बड़े भाई ने बोला कि चल। क्या? चल 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 चल। चल दिए साथ में। उन्होंने खून कर दिया उसके बड़े भाइयों ने, साथ में वो भी था। कॉमन इंटेंशन लग गई, कॉमन 34 तो लग गया। और वापस उसके बाद तीनों वापस आने लगे। उनमें से दोनों भाग गए। उसके दिमाग में आया, ओहो चक्कू तो वहीं रह गया। वापस के छोटे वाले के, वो वापस गया, चक्कू छुपा के आया, कपड़े वपड़े जो भी थे उसके दबा के आया, जो उनके खुद के कपड़े थे वो सब दबा के आ गया और वापस आके सो गया। क्या लगता है? सफिशिएंट? सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी बात? तो इन बातों से प्रूव हो रहा है कि ही हैज अटेन्ड द सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्राइम ऑन द वेरी स्पॉट, ऑन दैट ओकेजन ही अंडरस्टूड इट। Maybe he could be a topper, maybe he could be duffer, maybe he could be duffer. He does not understand anything. अंडरस्टैंड माइंड छोड़ दो, इंटॉक्सिकेशन छोड़ दो, अभी है आगे वो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? चलो केस का नाम लिख लो इसमें भी। हीरालाल मलिक, हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977 सुप्रीम कोर्ट। हीरालाल ने बिहार बताया, तो अभी तो बताया मैंने, सारे फैक्ट्स वही हैं। लड़की वाला यहाँ पे था और बच्चे वाला इसमें था, भाई वाला। 1977। तीसरा सवाल, तीसरा सुनो। एक लड़की, ऑब्वियसली 12 साल से कम की, उसकी मदर किसी तरह घर चलाती थी, कुछ भी करके काम करती थी और घर चलाती थी अपना। एक दिन उसको माँ के लिए, जिस मतलब अपने दोस्त के यहाँ घर गई वो अपने, और वहाँ से कुछ सामान चोरी करके, सिल्वर की प्लेट चोरी करके ले आई और माँ को दे दी कि माँ ये बेच लो आप, या आप बेच के अपना काम कर लो, जो भी है पैसे कमा लो थोड़े से अपने दोस्त के घर से। तो उस पर थेफ्ट लगना चाहिए, उस पर थेफ्ट लगना चाहिए। ओके ओके। लग रहा है नहीं लगनी चाहिए? लग रहा है नहीं लगनी चाहिए? बच्चे माँ के पैर में काम कर दिया, कर दिया, नहीं लगनी चाहिए। he does not, she does not understand the nature of the event at that occasion। उसके दिमाग में थेफ्ट करने का नहीं था, उसके दिमाग में था मम्मी को थोड़ा रिलैक्स करूं, मम्मी को थोड़ा प्यार में काम करा उसने। बात समझ में? ये चीज़ कोई मेजर करे, 18 से बड़ा आदमी करे, उस पर अप्लाई नहीं है। 12 से ऊपर, 12 से ऊपर उस पर अप्लाई नहीं होता। बात समझ में आई? बात क्लियर हो गई? कोर्ट ने बोला कि इसका नाम लिख लो लास्ट। मैरी मिट्ठू, MARIMATHO, मैथू वर्सेस एम्परर, वर्सेस एम्परर 1909। अपने हिसाब से लिख लेना कि किस केस में क्या था। कहीं मैरी मिट्ठू में लिखा हो वो बच्ची का साथ
उसने अपने पति को मार दिया, कभी इस वाले में लिखा हो कि भाई उसने भाई से साथ करी आया, कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, अपना आइडेंटिटी लिख लेना उसमें। चलो, अब कोर्ट में अक्सर सवाल होते हैं कि एज किस तरह प्रूव करी जाएगी। जैसे हमारा देश है, उसमें कई बार आधार कार्ड भी नहीं होता लोगों का, है ना, या ऑर्फन लोग हैं, ऑर्फन है, उनका आधार कार्ड नहीं है, उसने कोई खून कर दिया, जैसे पिक पॉकेटिंग नहीं होते नॉर्मल घूमते हैं लोग, उसने पिक पॉकेटिंग कर ली, उसने चोरी कर ली और उसे पकड़ लिया। अब ना उसका आधार कार्ड है, ना बर्थ सर्टिफिकेट है, ना उसका 10th का कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई गवर्नमेंट आईडी है, कुछ भी नहीं है। आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसमें एक चीज आती है, इसे लिख लो, ऑसिफिकेशन टेस्ट। सुना है इसके बारे में? अगर किसी की एज प्रूव करनी है जिसका कोई कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, कि आदमी ही एवर या शी एवर एग्जिस्टिंग इन दिस दुनिया में, कागज भी कुछ नहीं बना हुआ, ऑर्फन से बोल देते हैं बच्चे, बैग छोड़ देते हैं, उन्हें क्या बना हुआ होगा, कुछ भी नहीं बना हुआ होगा। तो कोर्ट जाता है ओसिफिकेशन टेस्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में जाते हैं हम लोग। ओसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, हल्का सा देख लो। ओसिफिकेशन टेस्ट, मेडिकल साइंस ऑब्वियसली बहुत डेवलप कर चुकी है यार, दे हैव बीन सही हो चुकी है। तो हमारे रिस्ट के आसपास जो होता है ना, यहाँ पे खून, मतलब खून कह रहा हूँ, बोन जो होती है, इसमें एज के साथ साथ जो बोन मैरो होता है ना, वो चेंज होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो इसकी एग्जामिनेशन करके पता लगाता है कि आपकी एज क्या है। नहीं, हाथ नहीं काटते, उसमें एक्सरे, एक्सरे होता है, एक्सरे वगैरह होता है। ये कहाँ काम आता है पता है? ये काम तुम्हारा आता है सबसे ज्यादा रेप केसेस में। एक लड़की का अगर रेप हुआ है, लेकिन यहाँ दिक्कत पता है क्या है, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये एग्जैक्ट नहीं होता। इसे बोलते हैं, हाँ, इसे इसे एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक सेकंड, इसे बोलते हैं ओपिनियनेटिव, ओपिनियनेटिव टेस्ट। ओपिनियन मतलब हमें लग रहा है, मतलब ओपिनियन मतलब कहीं ना कहीं जो भी आंसर आया ना इसका ओसीडी टेस्ट के बाद कि 16 की है, उससे +2 या -2 हो सकता है। क्या पता, क्या पता 14 की हो, क्या पता 18 की हो। अब बात समझो, ओसीडी टेस्ट निकला और लड़की के साथ रेप हुआ, ये तो पता है, लेकिन एज कितनी है मैटर करता है। अगर 16 साल की एज आ गई और ओसीडी टेस्ट निकला 16 साल, मैटर फंस जाएगा। क्योंकि अगर 18 की हो गई तो रेप नहीं, कंसेंट वैलिड है, कंसेंट दिया है उसने, ये बोला है उसने कंसेंट दिया है। लेकिन अगर उसकी एज 16 की है या 14 की निकल गई तो कंसेंट वैलिड ही नहीं है, कंसेंट मानेंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर 16 का 18 निकल गया तो कंसेंट वैलिड बच जाएगा लड़का। बात समझ में आ रही है? इसका इंपॉर्टेंस समझ में आई इसकी, ओसिफिकेशन टेस्ट की। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? चलो, मतलब एग्जैक्ट नहीं आता है, आगे पीछे आता है। बताया तो अभी, +2 -2 किसने कहा? कैसे कैसे पता कि बेगुनाह है वो? कैसे पता बेगुनाह है वो? क्या पता +2 हो? गलत जा रहे हो। अगर तुम्हें देनी है तो ये बोलो कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। अगर रीजनेबल डाउट है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करते हैं ना हम आईपीसी में। पता नहीं है, तुम क्लास ही नहीं शुरू अटेंड कर रहे हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो। एक मिनट, कोबा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, रीजनेबल पढ़ते हैं हम लोग, रीजनेबल डाउट क्या होता है? 75% मतलब, उसको पता है, तुम शुरू अटेंड कर रहे हो, समझ रहे हो? तो वही मैं कह रहा हूँ, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है कोर्ट में। 50% नहीं चल रहा, प्री पॉन्ड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं चल रहा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना हमें। बात समझ में आ रही है? और बेनिफिट ऑफ डाउट किसे देते हैं हम? सामने वाले को। लेकिन कब देते हैं? जब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और तरीके हो सकते हैं वहां तक पहुंचने के। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? कोई बात नहीं, इसलिए पुराना रिवाइज करो, करते रहो। मैंने आधे यार डाउट पुराने वाले जो लेक्चर्स है उसी में से निकल जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास हमने ली थी, 4 बनाए थे, प्री पॉन्डेंस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बियॉन्ड नो स्टोन अनटर्न्ड और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मैं 2 लास्ट हटा दी थी, बीच के 2 रखे थे, उसी पे चल रहा है क्या? बर्डन ऑफ प्रूफ या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ लिखो, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो। हाँ, कोई डाउट है? कोई डाउट, सवाल? नहीं?
नेक्स्ट क्लॉज देख लो एक बारी, पढ़ेंगे नहीं। हाँ स्पेशल लॉ के ऊपर फॉल क्यों नहीं करते? नहीं कर सकते, एक्सेप्शन नहीं फॉल कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था क्लॉज 3 सब क्लॉज 1, जिसने कहा था कि ऑफेंस, जो भी हम ऑफेंस, जो भी प्रोविजंस हैं और जो भी बता रखा हमने, वो उसके ऊपर फॉल करेगा। क्लॉज सी एक्सेप्शन को पढ़कर आप सारे ऑफेंस पढ़ो इसके आईपीसी के, ये बोलता है वो बात। लेकिन जो डेफिनेशन है उसकी ऑफेंस की, टू क्लॉज कौन सी डेफिनेशन है ऑफेंस डेफिनेशन? टू क्लॉज समथिंग में है, जिसमें भी डेफिनेशन ऑफेंस की, उसमें बोल रखा है कि ऑफेंस कहीं भी बता रखा हो आपने, किसी भी स्पेशल लॉ, कोई भी लोकल लॉ में ऑफेंस है, उसके ऊपर ये पढ़ेंगे हम एक्सेप्शंस। कोई भी स्टेट अपना स्पेशल लॉ ले आए, ये नहीं कह सकता कि भाई साहब कि मेरे स्पेशल लॉ में जो मिनिमम एज है छोड़ने की वो 6 साल है, ले ही नहीं सकता। या हमने आईबीसी में लिख दिया कि आप ला ही नहीं सकते, नहीं आ सकता। नॉर्मली नॉर्मली क्या बाकी सब अलाउड है, एक्सेप्शन के ऊपर नहीं है। ऐसे मेरी है बात क्लियर होगी। आप पनिशमेंट ले अपने यहाँ कि बाकी स्टेट में 14 साल की सजा है रेप के लिए, हमारे यहाँ 20 साल की है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक्सेप्शन फॉलो कर रहा है रेप का, बात समझ में आ रही है? एक्सेप्शन को नहीं ला सकते आप, इसको तोड़ते नहीं ला सकते आप। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लॉज 224 क्या हुआ? कभी कभी देखो, कभी कभी मूड में नहीं होता यार, कभी कभी गुस्सा आ रहा है ना, कभी कभी हो जाता है यार, है ना। हाँ ये अच्छी बात है, बुरा नहीं मानता ये बुरा नहीं मानता कभी भी। चलो अगला सेक्शन देख लेते हैं, पढ़ेंगे बाद में ऑब्वियसली, ठीक है। ये 2021 हो गए। 22 नथिंग विच इज डन बाय अ पर्सन, क्या लिखा हुआ है? एक्ट बाय अ पर्सन मेंटल इलनेस, बड़ा जाएगा ये, लंबा जाएगा। मेल्टन इलनेस हो गई। एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, दारू पी के आया यार। इसी के तो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, इसी के तो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम। इंटॉक्सिकेशन में क्या कर सकते हैं प्लीज बताओ? ठीक है ना, एक काम करो, छोड़ दो, राइट से शुरू करो, है पहले उल्टा पढ़ाओ अब। उसके बाद क्या है? एक्ट इंटेंडेड एंड नॉट नोन बाई लाइक कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट डन बाई कंसेंट, किसी ने बोल दिया कि जान से मार दे, प्लीज मार 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 मुझे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे जान से मार दे, मार दे मुझे जान से, उसके बाद मैं जान से मार दूं तो क्या होगा? एक बार होता है ना, कम कोर्ट से लेके आते परमिशन कि सर कोमा में है, पिछले 25 साल कोमा में है, मैं चाहता हूँ इसकी ड्रिप निकाल दो, इसको मुक्ति दी जाए, मेरा खर्चा भी बैठ रहा है बहुत, जो भी रीजन है, तो कोई फायदा नहीं है इसका। और गवर्नमेंट ने उसने रिपोर्ट दी है कि अब आगे आगे से चांस ही नहीं है, 99% चांस है कि वो आ ही नहीं पाएगा वापस, तो उसको जान से मारने की हमें परमिशन दो, ये वहां पे आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक्ट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट विद गुड फेथ, या बेनिफिट के लिए, किसी के बेनिफिट के लिए हमने किसी आदमी को मारा है। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, हमारे इंडिया में या मैकॉले में या दुनिया भर में, दुनिया भर को तो खैर छोड़ सकता है, लेकिन इंडिया भर में, इंडिया में किसी को जान से मारने पर लॉ बहुत रेयर होता है। पूरे आईपीसी में सिर्फ 2 या 3 जगह है जहां पे जान से मारने की परमिशन है, नेसेसिटी में जान से मारने की परमिशन नहीं है। एक एग्जांपल रह गया नेसेसिटी का, रह गया, भूल गया। हाँ हाँ वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया ना बस वाला, ये रेयर होता है, नहीं करता, मैं कॉलेज ने अलाउ नहीं किया है, बात में है। अब एग्जांपल ये कि एक बोट है, बोट में 100-150 लोग हैं। अब 100-150 लोगों में एकदम से मौसम खराब हो गया और बोट को लाइट वेट करना है, बचाना है, तो जितना सामान था उन्होंने सारा बाहर कर दिया, सब सारा जितना जो मैक्सिमम था उन्होंने कर दिया। अब लोगों को फेंकना शुरू कर दिया उन लोगों ने, जो भी भारी हैं, एज नहीं भारी हैं ऑब्वियसली, पर्पस से डिफीट नहीं हो गया, क्या फायदा हो, फंस जाओगे यार। जो भारी हैं उनको फेंकना शुरू कर दिया। कोर्ट से पूछा, कोर्ट ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, उसने कहा मेरी नेसेसिटी थी, जरूरत थी, 100 लोगों में से 80 को जाना था, 20 को फेंक दिया हमने। मैकॉले ने मना कर दिया, कह खुद कूद जाते, पूरा क्रू कूद जाता, जो पूरा क्रू था, जो पूरा कैप्टन और सब थे वो कूद जाते, शिप छोड़ देते। तुमने बात करी, तुमने बात करी पहले, ये बात की बात है, तुमने बात करी उस बारे में, किसी आपको आप में से किसी को आता है तो हम सब कूद जाते हैं, क्या जरूरत है? वहां बोल देते कि हम जब कूद रहे हैं, हम तो मरने मरने जा रहे हैं, ये बोट यहाँ खड़ी है, ये लोकेशन है, यहाँ आगे इनको रिसीव करके चले जाओ, हम कूद रहे, अगर हम नहीं कूदे
तो ये डूब जाएंगे सारे, ये इन्फॉर्म करके अपने वहां पे सर्वर में या कहीं भी, और फिर कूद जाते। योर लाइफ इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट एज, नॉट सो इंपॉर्टेंट एज माई लाइफ। योर लाइफ इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज माइन। मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी के बराबर है। तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं कि मैं नेसेसिटी समझ के तुम्हें जान से मार दूंगा, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट भी नहीं होता है बल्कि। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। 3 लोग थे, लाइफ बोट थी और शिप डूब गया, उन्होंने जैसे खुद को बचाया, बोट में तीनों अब घूम रहे हैं, भूख लग रहे हैं, और एक को दोनों ने मिलकर कहा कि 18 साल का लड़का सा ये मरने वाला, कल को मरने वाला है, आज ये मर जाएगा, इसे खा लेते हैं, हम बच जाएंगे। उन्होंने खा लिया, उन्होंने उसको खा लिया, मार के उसको खा लिया। ठीक है, कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट ने कहा कि खुद को क्यों नहीं मार के खा गए, खुद को मार के खा लेते, उसको क्या मतलब है? बात समझ में आ रही है? तो किसी को जान से मारने में सिर्फ 2 जगह अलाउ है, प्राइवेट डिफेंस और एक और है सेक्शन आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें मिस कैरेज, माँ के लिए बच्चों को मारना पड़ता है, अलाउड करता है। बात समझ में आई? इस वाले केस का नाम लिख लो जो मैंने बताया, का नाम लिख लो, डेडली वर्सेस स्टीफेंस, DUDLEY। नेसेसिटी में आएगा, नेसेसिटी में आएगा, डेडली वर्सेस स्टीफेंसन। और दूसरा केस था USA वर्सेस होम्स, USA वर्सेस HOLMES, USA वर्सेस होम्स। ठीक है, पहला केस 1884 का है और दूसरा केस 1892 का है। तो धक्का दिया बोर्ड पे थे 20 लोगों को, पहले वाला डडली DU, दूसरा इसका है 1894 पहले वाले का, और दूसरा 1897। हाँ हाँ, पहले जो 3 लोग थे एक को खा गए थे, वो दूसरे वाला केस है, जिसमें 20 लोगों को बोर्ड से फेंक दिया, वो पहले वाला केस है। ठीक है, ये लैंडमार्क केस है जो आज भी कोर्ट में रेफर करते हैं। आज वैसे डुडली भी है, आज डुडली भी है, एक ही बस स्टीफेंसन में कर दो, आज वैसे डुडली एंड स्टीफेंसन। ठीक है, हाँ ठीक है, ये लिखे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सी? नहीं, हाँ चलो, तो ऐसे से जाएंगे हम क्लॉज 44 तक। ठीक है, तुम्हारा काम सुन लो क्या है, क्लॉज 14 से क्लॉज 21 तक रिवाइज करो, अगर भूलते जाओगे 19 क्लॉज 21 तक, आज 21 हो गए ना, सारे पढ़ते रहो। ठीक है, रिवाइज करो, के बाद आगे करेंगे। ठीक है, चलो।